हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं शाइस्ता आप सभी का नजीटेक गुरुकुलम में बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। और आज हम जो टॉपिक चल रहा है हमारे इतिहास का, उसमें हम देखेंगे स्टूडेंट असहयोग आंदोलन और जो जिन्ना के 14 सूत्री जो मांग थी वहां तक की सारी चीजें आज हम करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि शुरू से लेकर के आखिरी तक इस वीडियो में आप लोग बने रहें, क्योंकि यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। लगातार जितनी भी क्लासेस आपको दी गई हैं, अगर आप उन क्लासेस को जाके देखें तो आपको समझ में आएगा कि जितनी भी क्लासेस डिलीवर की गई है वो आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से ही है। और साथ ही यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैंने हमेशा आप लोगों से एक चीज कही है, वो चीज ये है कि आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट्स को रिलेट कीजिए। तब आपकी तैयारी क्या होगी स्टूडेंट, तब आपकी तैयारी जो है यह बहुत बेहतर होगी। तो कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो है मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ और साथ ही आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बता रही हूँ। अभी तक हम लोगों ने कई सारे लेक्चर जो है मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग जो है लगातार इस चैनल से बने हुए होंगे और वीडियोस को देख रहे होंगे। एक चीज और आपसे कहनी थी, मुझे ध्यान आ रहा था कि एक चीज आपसे कहूँ कि ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। एग्जाम का स्ट्रेस लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप जो अपनी तरफ से बहुत बेहतर कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो कि आप कर रहे हैं और आप लगे हुए हैं। तो हमेशा क्या होता है कि एग्जामिनेशन जब सर पर होता है तो हम अक्सर क्या होते हैं, बहुत सारे टेंशन से घिर जाते हैं। तो उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा हल्का माइंड करके और पढ़ाई कीजिए। दूसरी बात ये, इतिहास के बारे में मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को जो है काफ़ी परेशानी हमेशा से रहती है कि बड़े सारे डेट्स रहते हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो कैसे इन सारी चीज़ों को मेमोराइज किया जाएगा। मैंने हमेशा आपसे कहा कि चीज़ों को एक बोझ की तरह लेंगे तो चीज़ें क्या लगेंगी, बहुत भारी आपके सर पे बोझ ही लगेंगे। चीज़ों को थोड़ा इंटरेस्ट मतलब कुछ अलग तरीके से लीजिए। ऐसा सोचिए कि आपको कुछ जानने को मिल रहा है। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो कहाँ का इतिहास पढ़ रहे हैं, भारत का ही इतिहास पढ़ रहे हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जान रहे हैं। और जब आप ये सारी चीजें जान रहे हैं तो आप पे खुद ब खुद एक जिज्ञासा आनी चाहिए कि चलो आज हम जानते हैं कि आखिर स्वराज पार्टी जो बनी थी उसका क्या मामला था, जिन्ना ने 14 सूत्री फॉर्मूला दिया वो क्या था, क्यों आया, फिर असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट क्यों किया। तो ये सारी चीजें इस तरह से अगर आप सोचेंगे ना तो चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, काफी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। और मैंने कहा कि उसे बोझ की तरह नहीं लेना है। जब आप कहानी की तरह चीजों को समझिएगा, ये कहानी काल्पनिक कहानी नहीं है, ये वैसी कहानी नहीं है जिसमें क्या है सिर्फ कल्पना भरी हुई है, ये हकीकत है। तो ये और आपको क्या करता है, आपके अंदर उत्साह जगा सकता है, जानने की जिज्ञासा जगा सकता है। तो कोशिश कीजिए कि इतिहास को उसी तरीके से लीजिए। डेट्स, व्यक्ति के नाम, जगह के नाम, अलग अलग घटनाएं, अलग अलग राजा महाराजा, अलग अलग बहुत सारी चीजें, सब चीजें आसान हो जाएंगी जब आपका इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा। और इंटरेस्ट आने के लिए जरूरत क्या है कि हम चीजों को जो है बोझ की तरह ना लें, हम सब्जेक्ट्स को बोझ की तरह ना लें। हम ये सोचे कि क्या बात है, आज हमें जो है, आज हम भारत के इतिहास को जो है असहयोग आंदोलन से लेकर के जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम तक जान लेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। चलो इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो आप लोग को वैसा ही करना है। तो कोशिश कीजिए स्टूडेंट कि बोझ की तरह नहीं लीजिए, कल्पनाशील बनिए। जब पढ़ाया करूं तो भले आप अभी कहाँ हैं, 2025 में, लेकिन कल्पना करके सोचिए कि जिस टाइम पे आज़ादी की लड़ाई हो रही होगी और जिस टाइम पे हमारे राष्ट्रीय नेता जो है कभी क्या असहयोग कर रहे हैं, कभी स्वराज की डिमांड कर रहे हैं, कभी बंगाल विभाजन हो रहा है, किस तरह का मैसिव क्राउड है, किस तरह का लोगों के बीच में क्या होगा, लोगों के बीच में किस तरह का वातावरण है उस समय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के। उनकी डिमांड पहले क्या थी, पहले स्वराज था, बाद में क्या हुआ, चेंज हो गया कि हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, बाद में वो पूर्ण स्वराज पर आए। तो इस तरह अगर आप पढ़ेंगे इतिहास को तो ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो फैक्ट्स और कहानी के रूप में या फिर जो भी कहें आप, उसे समझाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाई जाए। और एक और कोशिश आप ये कीजिएगा कि ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। तो जब क्लासेस फ्री हैं स्टूडेंट तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इन क्लासेस को लाइक करना चाहिए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग जो यहाँ पे फ्री लेक्चर दे रहे हैं हम लोग भी क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, है ना। जैसे आपके मोटिवेशन के लिए एक अच्छा टीचर जरूरी है, उसी तरह हमारे मोटिवेट होने के लिए आपका लाइक, शेयर, ये कमेंट्स बहुत जरूरी हैं। तो कोशिश कीजिए ये करने की। चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं।
बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, टॉपिक पर आते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वह 3 चरणों में विभाजित है। पहला हमने देखा कि कांग्रेस की स्थापना यानी कि 1885 से लेकर के बंगाल विभाजन, फिर बंगाल विभाजन से लेकर 1919 के दौर तक हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीजें हुई, भारत सरकार अधिनियम आया और वर्ल्ड वार से पहले लोग क्या डिमांड कर रहे थे स्वराज की। उसके बाद बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। जो तीसरा फेज आपका चल रहा है अभी क्या है, ये तीसरा फेज है राष्ट्रीय आंदोलन का, और इसमें शुरू हो चुका है गांधीयन एरा, जो सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि 1915 में गांधी जी आ गए हैं। और मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि गांधी जी ने आते के साथ चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उनके लिए क्या किया, उन्होंने संघर्ष किया और उसमें उन्हें सफलता भी मिली। और एक तरह से क्या हो गया, उनके मतलब उनकी इमेज जो पहले से बहुत स्ट्रांग थी वो और स्ट्रांग हो गई, लोगों की उम्मीदें उनसे लग गई। और इसके बाद हम देखते हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा जो ये तीसरा चरण है, इसमें गांधी जी की भूमिका बहुत बड़ी है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन चाहे असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या भारत छोड़ो आंदोलन हो, या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हो, इन सभी में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, इसमें गांधी जी ही नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए इसको कई बार क्या कहते हैं, गांधीयन एरा कहते हैं, यानी कि गांधी के युग, है ना। वैसे इसमें बहुत सारे चीजें हैं जो आपको जाननी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ गांधी जी की बात है, इसमें सुभाष चंद्र बोस हैं, नेहरू जी हैं, तिलक जी हैं, बहुत सारे लोग हैं ना। तो अब हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें हम बहुत सारी चीजें करेंगे, जैसे चंपारण सत्याग्रह आप लोगों ने मेरे साथ कर लिया, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। अगर आपने मिस किया है तो कोशिश कीजिए वो वीडियो जाके देखें। चंपारण सत्याग्रह हो गया है, खेड़ा हो गया है, अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन हो गया है, खिलाफत हो गया, असहयोग हो गया। असहयोग अभी होने वाला है, सॉरी अभी होने वाला है, सविनय अवज्ञा बाद में आएगा, ठीक है। तो ये तो आंदोलन है जिनके बारे में पढ़ना है, बहुत सारी प्रमुख घटनाएं थी। तो यहां तक तो आप लोगों ने क्या किया, यहां तक आप लोगों ने इसके हाफ तक कर लिया है। और रॉलेट एक्ट मैंने पढ़ा दिया है, जा करके क्लास को फिर से देखें, अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे वहां पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं मैसेज के जवाब दे दिया करूंगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड है, चौरी चौरा कांड, आज हम पढ़ने वाले हैं चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और प्रथम गोलमेज पे मत आइए, जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला जो है वो हम पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट के बाद छोटा सा सेक्शन है जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला, आपसे पूछ सकता है कि आखिर उन्होंने क्यों लाया था और कब आया था, तो हम ये सारी चीजें कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो फिलहाल आपको जो अभी करना है ये करना है, ये हमारे नेक्स्ट क्लास का सेक्शन है, ठीक है। तो चलिए इधर आ जाइए आप। मैंने कहा कि गांधी जी का आगमन होता है, इन तीनों में आपने देखा। और इसके बाद खिलाफत आंदोलन जो है, मैंने बताया था आपको कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में खिलाफत आंदोलन का जो है एक बड़ा ही निर्णायक रोल रहता है। एक समरी के तौर पे आप जान सकते हैं, मैंने बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों के अगेंस्ट जो है टर्की ने टर्की धुरी राष्ट्र के साथ था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ, टर्की जो है धुरी राष्ट्र जो थे वो हार गए, और इसके बाद ब्रिटेन ने जो है टर्की के साथ जो है अपना समझौता वगैरह करना शुरू कर दिया। लेकिन भारत के मुसलमानों को प्रॉब्लम एक्चुअली क्या थी कि एक चीज समझिए, जिस तरह से जैसे धार्मिक गुरु होते हैं, उसी तरह मुसलमानों के धार्मिक गुरु एक तरह से कह सकते हैं खलीफा थे, और टर्की में मुसलमानों के खलीफा रहते थे। और जब टर्की जब हार जाता है प्रथम विश्व युद्ध में, तो जो ब्रिटेन है, जो मित्र राष्ट्र हैं, वो अलग अलग संधि करने के लिए उन लोगों को बाध्य करते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं टर्की का विखंडन होने वाला होता है। तो भारतीय मुसलमानों को ये डर था कि हमारा जो धार्मिक प्रधान है, कौन, खलीफा जो कि टर्की में है, उसके साथ ब्रिटेन ऐसा व्यवहार ना करे, है ना, उसकी स्थिति बनी रहे। टर्की चूंकि उनकी आस्था का एक प्रतीक था, इसीलिए जो है यहाँ पर भारत में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ, ताकि खलीफा को जो है सुरक्षित किया जा सके टर्की के। हम देखते हैं इस खिलाफत मूवमेंट को शुरू करने के लिए हम देखते हैं मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी जो थे, उन लोगों ने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। बाद में गांधी जी उससे जुड़ गए। जैसे गांधी जी जुड़े, गांधी जी को कई बार आलोचना की जाती कि गांधी जी खिलाफत मूवमेंट में क्यों जुड़े, तो गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ऐसा जो मौका है वह 100 सालों में भी नहीं आता है ना,
और ऐसा मौका अगर आया है तो मैं तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। ऐसा वो क्यों कह रहे थे? आपको मालूम है कि 1857 की क्रांति के बाद और कांग्रेस के बनने तक अंग्रेजों ने मुसलमानों को तोड़ने का प्रयास किया, चाहे सर सैयद अहमद खान हो, चाहे उसके बाद हम देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1905 में, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है, ताकि जो जो भारत में भारतीय जो चल रहे थे एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ, उनको तोड़ा जा सके। तो उन्होंने क्या किया था, मुसलमानों को सेपरेट करने की कोशिश की थी। और लगातार जो है एक जो रेडिकल ग्रुप था, जो जैसे मुस्लिम लीग को ही ले लीजिए, वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ जो है मुसलमानों का आपसी मेल मिलाप हो। ब्रिटिश सरकार के प्रति वो क्या थे, काफी मतलब उनका वफादार वाला रवैया था। तो एक लंबे समय से ये डिस्प्यूट हिंदू मुसलमान के बीच में सांप्रदायिक टेंशन जो है अंग्रेजों ने डाल रखी थी। लेकिन गांधी जी को क्या लगा कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा मौका है खिलाफत मूवमेंट, और मुसलमान भाई अकेले हो गए हैं क्योंकि अब इनका ब्रिटेन से मोह भंग हो गया है। जो सरकार यहाँ पे, वही सरकार तो टर्की में खलीफा को खत्म करने पे तुली हुई है। तो अब जो मुसलमान यहाँ के किससे, ब्रिटेन से चिढ़ गए हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, सहयोग का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये भाई नाराज है। तो गांधी जी ने इसीलिए कहा था कि ऐसा मौका जो है वह 100 सालों में नहीं आता, और ऐसे मौके को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत मूवमेंट में मुसलमानों के साथ हो गए। और आपने देखा कि दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी अध्यक्षता ही गांधी जी ने की थी। और खिलाफत मूवमेंट एक तरह से क्या होता है, एक तरह से जो है उसने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी थी। खिलाफत मूवमेंट सिर्फ एक कारण नहीं था, उससे पहले क्या हुआ था स्टूडेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उससे पहले क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट हुआ था। उससे पहले क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था। उससे तो हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय नेताओं ने, चाहे तिलक जी हों चाहे गांधी जी हों, उन लोगों ने काफी पार्टिसिपेट किया ताकि ब्रिटेन की सिंपैथी ले सके। और वो उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है ब्रिटेन जो है हमें क्या दे, हमें स्वराज का जो है अधिकार दे दे, हमें जो है हमें मतलब होम रूल जो चल रहा था उसकी सफलता हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ स्टूडेंट, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रॉलेट एक्ट ला दिया। रॉलेट एक्ट जिसके बारे में मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि काला कानून था। और उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, उसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी नृशंस हत्याएं ब्रिटेन जो ब्रिटिश शासन था वो यहाँ करता था, ये भी एक कारण था। तो बहुत सारे कारण थे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि खिलाफत आंदोलन ही असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण था। आप रॉलेट एक्ट देख लीजिए, जलियांवाला बाग देख लीजिए, क्रांतिकारी गतिविधियां देख लीजिए, और मैंने आपको कहा खिलाफत मूवमेंट देख लीजिए। इसके अलावा भारत में जो लगातार दरिद्रता बढ़ी जा रही थी, गरीबी बढ़ी जा रही थी, लोग जो है उन भारतीयों की जो स्थिति खराब हो रही थी, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, तो उससे भी वो रुष्ट थे। ये सारी चीजें मिलकर ही क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करेंगे। असहयोग का मतलब क्या हुआ, देखिए इसी में जो है एक नई चीज छुपी हुई है, और वो नई चीज क्या है अभी मैं बताती हूं आपको। ये देखिए, कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था स्टूडेंट, ये याद रखिए 1920 में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने, लाजपत राय जी ने की थी। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। मैंने बताया था कि असहयोग आंदोलन का इन लोगों ने पास किया था विशेष में, और जिसकी पुष्टि, इसकी पुष्टि कब कर दी गई, नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में। जो नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें इसकी पुष्टि कर दी गई। नागपुर में कौन थे अध्यक्ष, ये नाम याद रखिएगा, विजय राघवाचारी। राघवाचारी जो थे इस समय क्या थे, अध्यक्ष थे स्टूडेंट। कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों था, मैंने बताया कि पहले तो क्या हुआ था स्टूडेंट, रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला, खिलाफत, बहुत सारी चीजों को लेकर लगातार टेंशन ग्रो कर रहे थे भारत में अंग्रेजों के प्रति, भारतीयों के मन में, है ना। तो इन लोगों ने कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था इसमें इन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, सीधी कार्रवाई करेंगे। अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस का ही विशेष अधिवेशन था, इसने कहा कि हम क्या करेंगे, पहली बार भारत में इन्होंने कहा कि विदेशी शासन के विरुद्ध हम सीधी कार्रवाई करेंगे और विधान परिषदों का बहिष्कार करेंगे, और साथ ही इन्होंने कहा कि हम असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो ये कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में ये बात कही गई थी स्टूडेंट। और इसके बाद हम देखते हैं
इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है कि इन्होंने धमकी दी, और मैंने उस समय बताया था कि जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन था उसमें एक चीज और इन्होंने बोली थी कि विधान परिषदों का हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो जब कलकत्ता का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ तो इसमें एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, वह है CR दास। चूंकि इन्होंने विधान परिषदों के बहिष्कार की बात कही थी तो ये नाराज हो गए थे, इन्होंने कहा नहीं हम नहीं साथ देंगे आपका। लेकिन नागपुर में जब फिर कांग्रेस का क्या होता है, वार्षिक अधिवेशन होता है, तो उनको मना लिया गया। और हम देखते हैं कि इसका जो प्रस्ताव है नागपुर अधिवेशन में जो है CR दास ने ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्या किया, समर्थन किया। मतलब इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसका समर्थन किसने किया, लाला लाजपत राय ने। एक क्वेश्चन यहां से बन गया आपका कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर के कौन नाराज हो गया था, CR दास, जो कि किसमें माने, नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में मान गए। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट कि नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, विजय राघवाचारी ने की थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव आपसे पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आप जाके देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है बीपीएससी ने। यह प्रस्ताव किसने तैयार किया था, गांधी जी ने पेश किया था स्टूडेंट। और हम देखते हैं कलकत्ता के नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है, विशेष अधिवेशन नहीं, वार्षिक अधिवेशन का। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है। क्यों विशेष महत्व है, वह महत्व है क्योंकि इस समय जो दो निर्णय लिए गए थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। देखिए कैसे, असहयोग आंदोलन जो है, मैं बताऊंगी कि क्यों विशेष महत्व है, लेकिन इसमें पॉइंट्स पहले देख लीजिए। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब प्रारंभ किया, 1 अगस्त 1920। ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए। ये जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ जबान पे आपके क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और हम देखते हैं इसी दौरान जो है विशेष ये जो कलकत्ता नागपुर का जो अधिवेशन था जो दिसंबर में हुआ स्टूडेंट, और वार्षिक अधिवेशन था कांग्रेस का, ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कांग्रेस अभी तक सीधी कार्रवाई करने से बच रही थी। मैंने आपको शुरू से बताया है कि 1905 से लेकर के 1919 तक हम देखते हैं क्या है, स्वराज 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 हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन अब जो है कांग्रेस कुछ और भी कह रही है। वो क्या कहना चाह रही है ये देखिए, कांग्रेस कह रही है कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सब शासन, या तो हमको सब शासन दो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर, आप इसको अप्रूवल कर दो, है ना। अपना लक्ष्य त्याग दिया। इन्होंने कहा कि अब हम सिर्फ आपके भीतर नहीं करेंगे, इन्होंने कहा कि आपके भीतर और आवश्यक हुआ तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। ये एक तरह से क्या है, मुखालफत है, यानी कि एक तरह से बहुत ही कड़ा स्टेटमेंट है कांग्रेस का ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो कि अब तक कह रही थी कि आप हमें डोमेनियन जो है स्टेट का दर्जा दीजिए, स्वराज का अधिकार दीजिए, लेकिन दे नहीं रही थी। तो इसने कहा कांग्रेस ने कि सुनिए, अगर आप हमें देते हैं स्वराज का अधिकार तो दीजिए, लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो हम आपके अंदर, अगर आप मान जाते तो ठीक है आपके अंदर, और नहीं माने तो हम क्या करेंगे, स्वराज जो है आपके आपसे बाहर भी जाकर के हम इसकी स्थापना कर सकते हैं। एक खुला चैलेंज था स्टूडेंट। और इसी समय गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष में हम स्वराज ले लेंगे। स्वराज का मतलब क्या हुआ, मैंने बार बार बताया है कि वह क्या बात कर रहे हैं। ब्रिटिश जो हम क्या हैं, ब्रिटिश कॉलोनी है इस समय, ब्रिटिश उपनिवेश हैं। जिस तरह से बहुत सारी कॉलोनी होती है अंग्रेजों की थी उस समय, उसी तरह हम भी एक कॉलोनी थे उनके लिए। तो इन्होंने कहा था कि आप जो है आप हमारा, हम आपका शासन स्वीकार करें, लेकिन आप अपने अधीन हमें अपना देश चलाने की अनुमति दें और हम अपनी चीजों को देख रेख कर सकें। यही था ना स्वराज का। तो गांधी जी ने इसी समय क्या कहा था कि हम 1 वर्ष में जो है स्वराज जो है हासिल करके रहेंगे। और एक चीज और मैंने कहा था, अब तो ये पहला निर्णय हुआ, मैंने बताया कि 2 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा कारण क्या था, दूसरे निर्णय के अंतर्गत जो है इन्होंने कई सारी योजना रखी थी कांग्रेस ने। और ये योजना क्या थी स्टूडेंट, ये योजना ये थी कि जितने भी वयस्क हैं उन सभी को क्या करना है, कांग्रेस का सदस्य बनाना है और एक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन करना है, जिसकी संख्या कितनी होगी, 300 होगी। ये इन्होंने रखा। इसके अलावा कहा कि भाषाई आधार पर हम क्या करेंगे, प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार कांग्रेस ने प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन की बात कहाँ की थी, असहयोग आंदोलन के दौरान की थी, नागपुर अधिवेशन में की थी, 1920 में की थी, दिसंबर में की थी। और इन्होंने कहा कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे
और हाथ की कताई बुनाई इन सभी को प्रोत्साहन देंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जितना हो सके हम क्या करेंगे, हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। ये था असहयोग में इनका मामला। अब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन जो चला, अब आप इतना समझ गए होंगे कि असहयोग आंदोलन से पहले असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है गांधी जी का। इसी में उन्होंने क्या कहा था कि हम 1 वर्ष के अंदर क्या कर लेंगे, स्वराज ले लेंगे। और इसके साथ ही हम देखते हैं कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी में भी चेंज किया। पहले वह सीधी कार्रवाई से डर रही थी और इसने कहा कि नहीं, अब क्या है, आप हमें स्वराज दे दो, हम या तो आप दे दो, नहीं तो हम आपसे बाहर जाके आपकी जो आपकी बाउंड्रीज है उससे बाहर जाके भी हम स्वराज की स्थापना कर सकते हैं। ये कांग्रेस ने कहा था। ये बड़ा चेंज था इस समय। और इसके साथ हम देखते हैं कि एक फुली प्लान्ड एक तरह से क्या था, असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किया था गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी को एक्चुअली एक्सपीरियंस भी था, उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी इस तरह के एक्सपीरियंस कर रखे थे और वहां पे भी बहुत सफल आंदोलन किया था। तो उन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन बढ़ रहा था। तो इसमें और सिर्फ यही नहीं था, बहुत सारे उस समय बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स थे हमारे पास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जी, है ना, सुभाष चंद्र, बहुत सारे लीडर थे इस समय, अनगिनत लीडर थे हमारे पास। तो हम देखते हैं कि एक बड़े अच्छे प्लान के साथ जो है इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। और इसमें देख लीजिए कि इसका जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया उसको 2 भागों में बांटा गया इन्होंने। एक तो कहा कि हम एक रचनात्मक कार्यक्रम करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, नकारात्मक। रचनात्मक का मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय विद्यालय और पंचायती अदालतों की स्थापना करेंगे। साथ ही भारत में क्या है, अस्पृश्यता है, यानी कि छुआछूत है। जब तक छुआछूत रहेगा तो कैसे कोई एक दूसरे के करीब आ पाएगा। तो इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में जो है अस्पृश्यता का क्या है, अंत करने की बात की, इसको अपनी स्ट्रैटेजी में शामिल किया और कहा कि नहीं, अगर ये जब तक रहेगा तब तक हमारे लिए बहुत ही घाटा, और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इंसान और इंसान के बीच में क्या होती है, दूरी होती है। एक भारतीय और दूसरे भारतीयों के बीच में क्या हो रही है, दूरी हो रही है। तो इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में इस प्रोग्राम को रखा स्टूडेंट। हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया और साथ ही स्वदेशी का प्रसार और कताई बुनाई को इन्होंने प्रमोट किया स्टूडेंट। ये सारी चीजें थी। अब नकारात्मक चीजों में क्या है मैम, नकारात्मक में भी देख लिए। नकारात्मक मतलब हुआ कि नेगेटिव। नेगेटिव ये नहीं कि कुछ चूंकि कांग्रेस है और गांधी जी के नेतृत्व में क्या हो रहा है, आंदोलन आगे बढ़ रहा है, तो देखिए हिंसा का प्रयोग तो गांधी जी करेंगे नहीं, तो और क्या कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि जैसे आप किसी से नाराज हैं तो सिर्फ उसको मारना उपाय नहीं है, आप उसका विरोध कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप उससे बात ना करें, आप उसकी चीजें ना लें, है ना, उसके द्वारा दी गई सुविधाओं को आप क्या करें, वापस कर दें। सेम यही चीज है कि गांधी जी का मानना था कि वो तो एक्सट्रीम लेवल है ना, जब आप मारा पीटी जाके करो, और वैसे करना भी नहीं चाहिए, उसमें बातें और क्या होती हैं, बिगड़ जाती हैं। पता चले उधर से भी क्या होता है, हो जाए, वहां से भी हाथ पैर चल जाए तो दिक्कत ही हो जाएगी। तो गांधी जी का की स्ट्रैटेजी थी, आपको मालूम है, सत्य अहिंसा, है ना। तो इसको मिला के वो चलते थे। तो उन्होंने कहा कि हम नकारात्मक चीजें भी करेंगे। नकारात्मक में क्या है, उन्होंने कहा कि जितनी भी सरकारी उपाधियां दी गई हैं हम उसे लौटाएंगे, जितनी भी प्रशस्तियां दी गई हैं हम उसे लौटाएंगे। उन्होंने कहा कि जो सरकारी स्कूल कॉलेज और अदालत हैं स्टूडेंट, सरकारी स्कूल कॉलेज अदालत और विदेशी कपड़े हैं, इन सब का हम क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और इसके साथ इन्होंने कहा है कि जो सरकारी उत्सव मनाए जाते हैं इसका भी हम बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और इसका स्वदेशी का क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। अवैतनिक पदों से और स्थानीय निकायों से नामांकित पदों से त्याग पत्र दिया जाएगा। ये सारी स्ट्रेटजी थी। तो एक चीज समझिए, स्वदेशी आंदोलन असहयोग आंदोलन के दौरान हमने देखा कि जैसे इन्होंने कहा कि हम उपाधियां और प्रशस्ति नहीं लेंगे। इसी समय आपको मैंने पढ़ाया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान गांधी जी ने क्या किया था, जो ब्रिटिश सरकार थी यहाँ की, उसकी काफी हेल्प करी थी उन्होंने। तो उनको केसरे हिंद का क्या मिला था, उपाधि मिला था और सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो, केसरे हिंद, जुलू युद्ध पदक उनको मिला हुआ था, इसके साथ ही बोर पदक भी मिला हुआ था। इन सभी पदकों को क्या किया, महात्मा गांधी ने लौटा दिया स्टूडेंट। जब उन्होंने लौटाया तो जाहिर सी बात है कि जितने भी हैं और सभी नेता वह भी क्या करेंगे, वह भी लौटा देंगे। इस समय जैसे बहिष्कार की इन लोगों ने बात की कि हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। उस समय बहुत बड़े बड़े नेताओं ने क्या किया, बहुत बड़े बड़े नेताओं ने वकालत छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे नेता जो थे इस समय, जो बैरिस्टर थे स्टूडेंट,
लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, CR दास, विठल भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, इन सभी ने, कई लोगों ने जो क्या की, बैरिस्ट्री छोड़ दी। और इसके साथ हम देखते हैं कि खासकर स्कूल का जो शिक्षा जो मामला है, अगर हम बात करें, शिक्षण संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बहिष्कार किया गया। और इसमें खासकर सबसे ज्यादा जो बहिष्कार हुआ वो बंगाल में हुआ। बंगाल में सिर्फ देखिए, सिर्फ बहिष्कार करना नहीं है, यहाँ पे ये कह भी तो रहे हैं कि हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या था कि अगर हम बहिष्कार कर रहे हैं तो पैरेलल में उन चीजों को क्या कर रहे हैं, स्टैब्लिश भी कर रहे हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं स्टूडेंट, बंगाल में ये काफी सफल रहा। नेशनल कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई। नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और इसका प्रिंसिपल किसे बनाया गया, सुभाष चंद्र बोस जी को जो है इसका बनाया गया। इसी तरह पंजाब में आप देखिएगा तो लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में क्या होता है, ये सारी चीजें जो है, एजुकेशन का बहिष्कार काफी अच्छे से चल रहा होता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जब गांधी जी ने छोड़ा था अपना पदक, जब उन्होंने वापस कर दिया स्टूडेंट, तो उसी समय जमनालाल बजाज जी थे, उन्होंने भी जो है, उनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने भी उसका त्याग कर दिया। और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन के दौरान आपको मालूम है कि जब भी अब जो गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहा है, तो इसमें जो शराब की दुकानें हैं, ताड़ी की दुकानें हैं, उन सभी पर क्या होगा, धरना का प्रदर्शन होगा स्टूडेंट। और इसमें हम देखते हैं कि शराब और ताड़ी की दुकानों पर महिलाएं जाकर के खूब धरना प्रदर्शन की इस समय, और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत के ये पहला आंदोलन था, एक तरह से समझिए ये पहला आंदोलन था जब गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने सभी को एक छत्र में ला दिया। ये पहला जन आंदोलन हम कहते हैं असहयोग आंदोलन को, क्योंकि आपको जब मैंने पढ़ाया था बंगाल विभाजन, उसमें महिलाओं ने तो पार्टिसिपेट किया था, लेकिन किसानों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, मुसलमानों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और कई सारे लोगों ने नहीं किया था। लेकिन जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो इसमें महिलाएं तो हिस्सा ले ही रही हैं। साथ ही हम देखेंगे क्योंकि गांधी जी इससे जुड़े हुए थे, और गांधी जी जिस तरह से स्वदेशी की बात कर रहे हैं, गांधी जी जिस तरह से चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के एग्जाम्पल दे रखे थे उन्होंने, तो उनकी वजह से जो है लोग बहुत जुड़ते गए। और जो पहले से ही अखिल भारतीय संस्था थी वैसे कांग्रेस तो, लेकिन उसको माना जाता था कि ज्यादातर तो क्या है, प्रभुत्व, मतलब जो अच्छे पोजीशन के लोग हैं वही उसमें जुड़ते हैं। किसानों के बारे में जो स्पर्शीय लोग हैं या महिलाएं हैं या फिर जो मुसलमान हैं, उन सभी का अट्रैक्शन क्या हो गया, असहयोग आंदोलन में आ गया, क्योंकि गांधी जी से जुड़े हुए थे स्टूडेंट। तो ये बड़ी अच्छी चीज रही थी स्टूडेंट। और इसी में हम देखते हैं कि इसके साथ ही असहयोग आंदोलन जो है कैसे आगे बढ़ता है। एक बड़ा इसमें हमारा लॉस हुआ था असहयोग आंदोलन से पहले ही, और वो लॉस था स्टूडेंट, इस समय स्वराज फंड का गठन किया गया। अब ये स्वराज फंड क्या है, आपको मालूम है कि हमारे जो तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक जी, आप अगर देखें तो उनका एक लंबा मतलब योगदान रहा है राष्ट्रीय मूवमेंट में। कितने साल, कई बार अपने राइटिंग्स के वजह से राजद्रोह के केस को झेला। बंगाल विभाजन के बाद जो है 8 साल के लिए उनको क्या हुआ, फिर उनको मांडले जेल में भेज दिया गया, और तब भी वो नहीं रुके। वो जब वहां से लौटे तो होम रूल उन्होंने शुरू किया। भारत में जो हम कह सकते हैं कि गांधी जी से पहले उन्होंने बहुत, क्योंकि गांधी जी के साथ भी वो थे, ऐसा नहीं था कि उनका डिस्प्यूट था, लेकिन इस समय क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं तिलक जी की मृत्यु हो जाती है, और इस समय जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने वाला उसी समय तिलक जी की मृत्यु हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि जो राष्ट्रीय नेता हैं वो हमारे क्या हैं, काफी दुखी थे। तो उन्होंने स्वराज फंड का गठन किया, और इसमें ये एक अपना लक्ष्य रखा कि 1 करोड़ रुपया जो है हम इसमें जमा करेंगे, और साथ ही 20 लाख पर्चियां जो है पूरे देश में बांटा जाएगा। तो यही था तिलक स्वराज फंड। कई बार आपसे तिलक नहीं पूछा जाता है स्टूडेंट, क्या पूछा जाता है, स्वराज फंड। आपसे अगर पूछ दिया तो ये किससे संबंधित है, तिलक जी के सम्मान में जो है 1 करोड़ की राशि जो है जमा करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। ये बात थी इसमें। और आपको मालूम है हम लोग आज बहुत सारे मतलब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं कि गांधी जी ये हैं और तिलक जी ये हैं, चाहे सुभाष जी ये हैं, भगत सिंह ये हैं, नेहरू जी ये हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे उनका स्टैंडर्ड ऐसा नहीं था।
वो लोग बहुत ही म्यूचुअल मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुली वो लोग एक दूसरे के साथ अपने संबंध को निभाते थे और एक दूसरे को सहयोग करते थे। जब तिलक जी की मृत्यु हो गई तो गांधी जी ने कहा था कि मैंने अपना सबसे मजबूत सहारा क्या किया, खो दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति कितना रिस्पेक्ट था इन दोनों को। हाँ, और तिलक जी की बात करें तो तिलक जी ने भी आपने देखा कि 1916 में जो क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ, उसमें उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो हम देखते हैं कि हम जिस तरह से आज सोच रहे हैं इतिहास के बारे में, इतिहास वैसा नहीं था। इतिहास में लोग जो है ना, जब भी मिल के चले ना, तब हम किसी बेहतर उद्देश्य की तरफ बढ़ सके हैं, बड़े उद्देश्य को पा सके हैं। जब भी बिखरे हैं बहुत खराब हुआ है। तो कोशिश हम इतिहास से क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हम सब मिल के चलें, क्योंकि आपका राष्ट्रीय आंदोलन ही आपको ये सिखाता है स्टूडेंट। इसके अलावा आप सुनिए, नेशनल लॉ कॉलेज के बारे में आपको मैंने बता दिया, कॉलेज ऑफ कोलकाता के बारे में। विजयवाड़ा का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था स्टूडेंट, और यह अधिवेशन जो था यह भी काफी क्या था, महत्वपूर्ण था। 1920 में नहीं हुआ था स्टूडेंट, यह किस में हुआ था, 1921 में था। टाइपिंग एरर था, उसे आप दुरुस्त कर लेंगे। और इसमें ही गांधी जी ने जीवन भर क्या किया था, ये प्रण लिया कि हम लंगोट पहनेंगे। उससे पहले गांधी जी अच्छे कपड़े में पूरे सूट अच्छे से रहते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ था, एक्चुअली हुआ ये था कि आपको मालूम है कि ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग प्रमोट कर रहे थे खादी को, कताई बुनाई को। तो जब गांधी जी प्रमोट कर रहे थे विजयवाड़ा के अधिवेशन में कांग्रेस के, तो वहां पर एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि ऐसा है गांधी जी, खादी तो बहुत महंगी है, खादी कैसे पहनेंगे हम लोग। तब यहाँ पे उनको ये समझ में आता है कि हमारे देश की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है कि लोग के पास क्या हो, तन ढकने के लिए पूरा कपड़ा हो। तो फिर मैं जो हूँ ये पूरा कपड़ा पहनने की क्या जरूरत है, जब हमारे देश के लोग इस अवस्था में हैं तो मैं भी उसी अवस्था में रहूंगा। और इसी के बाद इन्होंने जीवन भर क्या है, लंगोट पहनने का निर्णय लिया था। तो ये एक बड़ी चीज है स्टूडेंट, आप याद रखेंगे। ये सारी चीजें छोटी छोटी है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने कब जो है लंगोट पहनने का निर्णय लिया या धोती पहने रहने का निर्णय लिया। तो आप कह देंगे कि विजयवाड़ा का कांग्रेस अधिवेशन 1921 में। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है स्टूडेंट मुंबई में। और जब यहाँ पे उनका आगमन होता है प्रिंस ऑफ वेल का, तो इस समय हम देखते हैं कि पूरी सड़कें जो है मुंबई की खाली थी स्टूडेंट। जहां जहां भी ये गए इनको इन जनाब को क्या दिए, काले झंडे दिखाए गए स्टूडेंट। और कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस और अभी जो असहयोग आंदोलन है, याद रखिएगा ये अखिल भारतीय है ना, हर जगह एक्टिव है। और इसीलिए प्रिंस ऑफ वेल्स की जो है इन्होंने मतलब क्यों था ही बहिष्कार करना भाई, तो उन्होंने बहिष्कार किया। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार भी क्या है, हाथ पर हाथ धरी रह गई, बैठी रह गई। ब्रिटिश सरकार भी, उसने भी क्या किया, उसने भी जो है जोरदार दमन चक्र चलाया ब्रिटिश सरकार ने। और उसने कई सारे लीडरों को क्या किया, गिरफ्तार किया। और इसके साथ ही हम देखते हैं स्टूडेंट कि इसने कांग्रेस और खिलाफत कमेटी जो दो थी, इन दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसके साथ ही जब इन्होंने पूरा प्रतिबंध लगाया, सब चीज किया ना, तो जो लोगों पे अत्याचार हो रहे थे, उसी दरमियान गांधी जी ने क्या कर दिया था, अपना जो पदक वगैरह है वो सब छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये तरीका सही नहीं है, हम लोग शांतिपूर्वक आपका बहिष्कार कर रहे हैं, आप हमारी या तो डिमांड मानिए जो हमने डिमांड रखी है, और नहीं मानना है तो तरीके से पेश आइए। मगर इनका दमन चक्र क्या हो रहा था स्टूडेंट, चल ही रहा था। असहयोग आंदोलन का एक बड़ा फायदा ये था कि जो लगातार एक फूट डालो और शासन करो की नीति का पालन जो कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट एक लंबे अरसे से, और वह कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत सफल भी रही थी। देखिए कोई भी संस्था, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे क्या हो, सर सैयद अहमद खान हो, या फिर कोई और हो, आप सभी को अपने अंदर नहीं ला सकते, हर आदमी की अपनी विचारधारा है। तो इन्होंने तभी क्या कोशिश किया कि कई लोग जो है मुस्लिम लीग और स्पेशली ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के दिलों में जो है कांग्रेस के प्रति बड़ी क्या कर दी थी, नफरत बो दी थी। लेकिन इस आंदोलन के द्वारा जो है हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम बहुत आपस में करीब आए। और इन्होंने जो है इस समय हम देखते हैं कि इतनी एक दूसरे के प्रति इन लोगों ने प्रेम व्यवहार किया कि हिंदू एकता मुस्लिम एकता जो इतनी अच्छी स्थापित हुई कि स्वामी श्रद्धानंद जी थे, उनको जामा मस्जिद से भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। ये बड़ी सुंदर बात है कि उनको क्या किया गया, जामा मस्जिद से भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया स्टूडेंट। और साथ ही हम देखते हैं कि आपको मैंने बताया था पंजाब में डॉक्टर किचलू थे, उनको स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी गई। तो एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता को फिर से स्थापित करने में इसका बड़ा काम रोल रहा था स्टूडेंट। और हम दिसंबर 1921 में
अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो है इस समय CR दास कर रहे थे। दास को करना था, सॉरी CR दास जी को करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, कई सारे जो लीडर्स थे वो पकड़ा गए थे, इस समय उनको पकड़ लिया गया था, जैसे कि अली बंधु, मोतीलाल नेहरू, CR दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद, सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन्हीं को करनी थी दिसंबर 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस की अध्यक्षता, लेकिन जब वो नहीं थे तो हकीम अजमल खान ने इसकी क्या की स्टूडेंट, अध्यक्षता की। और ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहां पर, अहमदाबाद में 1921 में, इसमें पहली बार लोगों ने सामूहिक रूप से क्या किया था, खादी पहना था। ये भी आपको नहीं मालूम होगा मेरे ख्याल से, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। और फरवरी सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी इस समय तक, और सभी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इस बीच में गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि आंदोलन के दौरान जो है हिंसा की घटनाएं हों। ऐसा क्यों ऐसा सोचते थे? एक्चुअली क्या था ना, देखिए जहां हिंसा होगी तो वहां पर सरकार क्या है, वहां पर कठोर दमन चक्र चलाएगी और उसके बहाने सभी को लपेट लेगी, है कि नहीं, और फिर आप बैठे रह जाएंगे। तो गांधी जी कभी नहीं चाहते थे और वो हिंसा को पसंद भी नहीं करते थे। ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन हम देखते हैं इस समय दक्कन के क्षेत्र में अगर आप देखें तो मोपालों का थोड़ा सा जो है हिंसात्मक गतिविधियां चलती रहती हैं, वहां पर थोड़ा सांप्रदायिक टेंशन चल रहा था। जो अली बंधु थे उन्होंने कई जगह पे मूवमेंट को क्या कर दिया था, हिंसक बना दिया था, और ये सब चीजें हो ही रहती, मगर फिर भी जो आंदोलन अच्छे से जा रहा था। लेकिन इसी बीच क्या हो जाता है स्टूडेंट, फरवरी 1922 में गांधी जी, अभी इसे होने से पहले फरवरी में इन्होंने 22 में ही गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा और धमकी दी। धमकी ये दी कि अगर एक हफ्ते के अंदर आप उत्पीड़नकारी नीतियां वापस नहीं लेंगे तो हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। गांधी जी ने क्या दिया, अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया स्टूडेंट, इसी समय हम देखते हैं चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है। चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में मैंने कहा था आपको पढ़ाऊंगी, और ये एक टर्निंग पॉइंट था यहाँ पर, क्योंकि आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था, सारे राष्ट्रवादी नेता बहुत उत्साहित थे, पूरा देश बहुत उत्साहित था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया यहाँ पर हो गया चौरी चौरा हत्याकांड। अभी गांधी जी की जो समय अवधि इन्होंने दी थी वायसराय को कि अगर इस समय तक आप नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन करेंगे। अनफॉर्चुनेटली उससे पहले ही क्या हो गया, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को स्टूडेंट क्या हो गया, एक भयंकर जो है घटना घट गई। 5 फरवरी को ही एक घटना घट गई स्टूडेंट, और इसी को हम कहते हैं चौरी चौरा हत्याकांड। इसमें क्या हुआ था, इस घटना में भीड़ जो थी, उग्र भीड़ जो थी, उसने पुलिस थाने के 22 जवानों को क्या कर दिया, आग लगा दिया, थाने में आग लगा दिया, जिसमें 22 जवान जो है वह जिंदा जल के मर गए। गांधी जी और सभी नेता इस घटना से बहुत दुखी हुए, लेकिन एक्सट्रीमली गांधी जी को बहुत धक्का लगा, क्योंकि अब जो है आंदोलन वह हिंसक होते जा रहा था। और गांधी जी ने जब 12 फरवरी 1922 को क्या हुआ, बारडोली में कांग्रेस की बैठक हुई, उस समय इन्होंने कहा कि हम असहयोग आंदोलन क्या करेंगे, अब समाप्त करते हैं, और इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। जैसे ही आंदोलन को समाप्त किया गया तो देखिए क्या था कि ऐसा नहीं था कि सारी जगह हिंसक गतिविधियां चल रही थी। तो बहुत सारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, मोतीलाल नेहरू हो, जवाहरलाल नेहरू हो, मतलब सभी कोई जो है वो, जैसे गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, हम असहयोग आंदोलन को समाप्त करते हैं, वो लोग क्या हो गए, एकदम डिसपॉइंटेड हो गए कि भाई कोई एक जगह पे घटना घटी है, किसी एक जगह के लोगों ने ऐसा किया है, सभी लोगों ने तो आंदोलन को हिंसक नहीं बनाया, फिर आपने क्यों पूरे आंदोलन को ही खत्म कर दिया। तो उससे गांधी जी के अगेंस्ट में कई लोग आ गए, और हम देखते हैं गांधी जी को कई लोगों ने बहुत सारी चीजें भी कही, लेकिन गांधी जी ने एक बात कही जो मैं आपको बताना चाहूंगा। गांधी जी ने अपनी यंग इंडिया में लिखा था कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार और यहाँ तक कि मौत की सजा भी सहने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर, गांधी जी ने कहा किसी भी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। और गांधी जी ने साफ कह दिया। गांधी जी की इस समय जितनी लोकप्रियता शुरुआत में हुई असहयोग आंदोलन के दौरान, हमने देखा कि उन्होंने सभी को एक साथ ला दिया, सारे राष्ट्रवादी नेता, मतलब सबको एकदम बढ़िया, सब चीज अच्छा चल रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब गांधी जी ने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन को
खत्म कर दिया, तो गांधी जी की लोकप्रियता में बहुत तेज गिरावट आई स्टूडेंट। काफी लीडर्स ने उनके बारे में बहुत सारी चीजें कही, और इस समय हम देखते हैं गांधी जी की स्थिति जैसे कमजोर हुई, अंग्रेज भी बहुत चालू थे। उन्होंने क्या किया, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी पर राजद्रोह का केस डाल दिया। और केस डालने के बाद इनको कहा कि आप जो है असंतोष भड़काते हैं, और इसके अपराध में उन्हें कितने साल की सजा दी, 6 वर्ष की सजा दे दी। सजा देने वाले जज का नाम क्या था, यह था नाम ब्रूमफील्ड। ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है स्टूडेंट। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं। अब आ जाइए आप, मैंने कहा अब तक भारत में 1885 से अगर आप चलते हैं, जैसे बंगाल विभाजन मैंने आपको पढ़ाया था, बंगाल विभाजन एक सर्टेन एरिया में हुआ था, बंगाल के विभाजन के विरोध में हुआ था, जाहिर सी बात है उसमें कांग्रेस इन्वॉल्व थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो अखिल भारतीय जन आंदोलन नहीं था, पहला जन आंदोलन। चाहे हम इससे पहले हम चंपारण सत्याग्रह देखे, खेड़ा देखे, या अहमदाबाद के मिल मजदूरों को देखें, वो इस तरह के नहीं थे। इसका स्वरूप अखिल भारतीय था स्टूडेंट, यह जन आंदोलन था। जो असहयोग आंदोलन था, यह जन आंदोलन था आपका। और इसने जो है कांग्रेस के नेचर में ही एक बड़ा चेंज कर दिया। मैंने कहा ना, इसने क्या किया, कांग्रेस के नेचर में ही अब बड़ा चेंज कर दिया। और जो अब तक लोकप्रिय लोकतांत्रिक अखिल भारतीय संस्था थी ना, अब हम देखते हैं कांग्रेस एक माध्यम बन गई जो अंग्रेजों की सीधी मुखालफत करने के लिए तैयार थी। मुखालफत मतलब होता है विरोध करने के लिए उनके तैयार थी, है ना। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी में, जो कि अब तक क्या था, प्रतिवेदन दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे, समझा रहे थे, बुझा रहे थे, उस तरह की चीजें अब त्याग दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, अब नहीं, अब हम क्या करेंगे, हम सीधी कार्रवाई करेंगे आप पर, हम विरोध करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, हम पूरा अखिल भारतीय तरीके से इसको ले जाएंगे। तो ये एक बड़ा चेंज आया था स्टूडेंट। कूपलैंड है, वह कहते हैं गांधी जी के बारे में, जरा सुनिए कि गांधी जी ने क्या किया, इतिहास का रुख ही बदल दिया। उन्होंने वह कर दिखाया जो किसी ने अब तक नहीं किया था। इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी बना दिया। जबकि कोई भी चीज क्रांतिकारी होती है तो उसमें क्या अपेक्षा की जाती है कि उसमें हिंसा वगैरह होगी, लेकिन यह ऐसा क्रांति था जिसमें हिंसा नहीं थी स्टूडेंट। स्वतंत्रता की ओर बढ़ना सिखाया, सरकार के ऊपर संवैधानिक दबाव डालना सिखाया, और वाद विवाद और समझौते के द्वारा नहीं, बल्कि अपनी शक्ति के द्वारा। और वह शक्ति कौन सी थी, वह शक्ति थी अहिंसात्मक शक्ति। अब भारत जो है एक ऐसी, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक ऐसी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा था जिसका नाम था अहिंसा। और इस अहिंसात्मक शक्ति के सामने ही हम देखते हैं कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ते जाता है स्टूडेंट। अगर हम मूल्यांकन करें असहयोग आंदोलन का, तो आपने देखा, मैंने कहा था विधान परिषदों का बहिष्कार, और साथ में स्वराज की इन्होंने डिमांड की थी, बहुत तेज डिमांड की थी। ये सारी चीजें अगर आप देखिए कि उन्होंने जो भी चीजें मांगी थी वो चीजें उनको दी नहीं गई स्टूडेंट, लेकिन फिर भी ये आंदोलन बहुत सफल रहा। अब सोचिएगा कैसे सफल रहा। कोई भी आंदोलन जो है ना, उसकी सबसे बड़ी सफलता ये होती है कि वो अपनी छत्र छाया में, अपने जो उसका अम्ब्रेला है उसकी छाया में जो है वो सभी को ला सके। और ये आंदोलन इस मामले में निश्चित रूप से क्या रहा था, सफल रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको असहयोग आंदोलन के बारे में सारी चीजें डिटेल में समझ में आ गई हैं। अब हम देखते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये चीजें आप समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर के CR दास जो थे वह कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में नहीं माने थे, लेकिन नागपुर के अधिवेशन में मान गए। अब थोड़ा और पीछे जाइए, 1919 का जो अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम, मैंने आपको बताया था। तो उसमें मैंने बताया था कि इससे पहले क्या चला था, 1900, देखिए इधर अगर कुछ लिखने का हो, देखिए हर चीज का ना क्या है, एक चेन है, हर चीज की एक पृष्ठभूमि है स्टूडेंट। और इसमें हम क्या देखते हैं, जो 1919 के अधिनियम से पहले भारत में क्या चल रहा था, होम रूल आंदोलन। होम रूल क्या था, स्वराज के लिए आंदोलन चल रहा था। कौन चला रही थी, एनी बेसेंट चला रही थी, तिलक जी चला रहे थे। भारत सरकार अधिनियम आता है और उसने क्या दे दिया स्टूडेंट, उसने अधिकार दे दिया कि हम मतलब अब जो है, अधिकार तो नहीं दिया मगर कुछ मामलों में वो उसने बहुत रियायतें बरती। उसने कोशिश की कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, और बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी।
उसके बाद हमने देखा कि एक तबका जो था वह उदारवादियों का, वह सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के नेतृत्व में एक उदारवादी पार्टी बनी और वह कहाँ चला गया, वह जो है बोला कि हम विधान परिषदों के इलेक्शन लड़ेंगे और वहां जाएंगे, वहां पे अपनी डिमांड्स रखेंगे। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके लिए अग्री नहीं थी और शुरू से अग्री नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जबकि भारत सरकार का अधिनियम आया था, वो अग्री नहीं थी कि इनके साथ हमें किसी तरह का क्या करना है, मतलब मिल करके काम करना है। लेकिन हम देखते हैं स्वराज पार्टी का जो गठन होता है स्टूडेंट, यह 1922, लेकिन कांग्रेस के जितने मेंबर थे उसमें कुछ मेंबर्स जो है वो दिल से चाहते थे कि नहीं, हम लोग क्या करें, विधान परिषदों में, केंद्रीय परिषदों में क्या करें, एंट्री लें। और उसमें सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग प्रमुख लोग थे। गया में एक अधिवेशन होता है 1922 में और इसमें जो है सीआर दास ही अध्यक्ष थे। उन्होंने एक प्रपोजल रखा, वो और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि जो 23 का इलेक्शन आने वाला है, चुनाव आने वाला है, इसके माध्यम से हम क्यों ना विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाए। और इन्होंने एक प्रपोजल रखा कि क्योंकि 23 में क्या है, इलेक्शन आने वाला था, इन्होंने कहा कि हम लोग विधानमंडलों में क्या करें, पहुंचे। लेकिन कांग्रेस में ज्यादातर लोगों का जो रुख था, जो बहुमत था, वह इनके अगेंस्ट था। उसने कहा नहीं, आपको विधानमंडलों में नहीं जाना है। ये बात हो गई। इसके बाद ये लोग काफी क्या हुए, मतलब इनको लग गया कि भाई कांग्रेस तो कभी राजी होगी नहीं। तो दास और मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। इसका पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। ये क्योंकि माने नहीं कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस मानी नहीं, गांधी जी चाहते नहीं थे और गांधी जी के जितने समर्थक थे वह भी नहीं चाहते थे, तो जाहिर सी बात है कि इनको सपोर्ट नहीं मिला, तो फिर ये अलग हो गया। इस तरह से हम देखते हैं ये जाकर के क्या हुआ, ये अलग नहीं, इन्होंने स्वराज पार्टी ही बना ली। लेकिन सितंबर में एक अधिवेशन होता है मौलाना आजाद के नेतृत्व में दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में होता है। और ये विशेष अधिवेशन था। इसमें स्वराज दल और उनके जो कार्यक्रम थे, जो भी उनका प्लान था, उसको कह दिया इन्होंने कि हम अपने कांग्रेस संस्था के अंतर्गत इनके कार्यक्रम को क्या देते हैं, मान्यता देते हैं। और इस तरह से कांग्रेस जो है एक और विभाजन से बच गई। आपको मालूम है कि सूरत कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, मैंने आपको बताया था बंगाल विभाजन के बाद, उसमें क्या हुआ था, कांग्रेस दो खेमे में बढ़ गया था, गर्म दल, नरम दल। मैंने बताया था, पढ़ाया था आप लोगों को। तो अब ये भी हो सकता था कि स्वराज पार्टी चली ही जाती, लेकिन क्या हुआ, 23 में दिल्ली में एक अधिवेशन हुआ मौलाना आजाद के नेतृत्व में, और इन्होंने कहा कि नहीं, जो भी ये कर रहे हैं हम कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत इनके कार्यक्रमों को अप्रूव करते हैं। इस तरह से इसका विभाजन होने से बच गया। स्वराज पार्टी जो थी स्टूडेंट, यह विधान 23 का इसी के लिए मामला था। 1923 के विधानमंडल का जो चुनाव था, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने जब अपने चुनाव में घोषणा पत्र तैयार किया तो इन्होंने कहा कि हम केंद्रीय और विधानसभा और प्रांतीय परिषदों के द्वारा सरकार के कामकाज को बाधित करने के लिए सतत, सुसंगत और अविरल विरोध की नीति का पालन करेंगे। यही तो कांग्रेस भी कह रही थी, इसीलिए तो कांग्रेस ने अप्रूव भी किया। एक्चुअली इनका मानना, अब चीज समझिए, स्वराजी जो थे वह कांग्रेसी थे। इनका मानना था कि जो इलेक्शन हो रहा है इसमें हम पार्टिसिपेट करें। अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हम जो सड़क पर खाली मतलब खड़े होकर के विरोध कर रहे हैं, वहां पर हमारे पास पावर होगा। सरकार अगर हमारे कुछ अगेंस्ट लेके आती है तो हम उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे वहां पर। तो हम इस पावरफुल कंडीशन में आ सकते हैं, हम क्यों ना जाए। और यही कारण है कि उन्होंने जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया उसमें इन बातों को रखी, जो कि कांग्रेस भी यही मानती थी। और इसके बाद देखते हैं कि यह इलेक्शन भी लड़े। जो स्वराजी थे इनकी उपलब्धि भी बड़ी अच्छी थी। देखिए, इन्होंने यह इलेक्शन लड़े स्टूडेंट, और लड़ने के बाद इनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा। कैसे रहा हम देखते हैं स्टूडेंट। केंद्रीय विधानमंडल के 101 निर्वाचन क्षेत्रों में इनको 42 सीटें मिली। कितनी मिली, 101 सीट में जो है केंद्रीय निर्वाचन में इसमें 42 सीट जीत गया। इसके अलावा जो है यह प्रांतीय विधानमंडलों में इनको मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला, और इसके साथ में यह बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, और साथ ही मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी इनको संतोषजनक सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में इनको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा कर गए। अगर हम इनकी उपलब्धियों की बात करें
तो इन्होंने कहा कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था उसकी जांच के लिए एक कमेटी बैठाई जाए, और यह थी मुडीमेन समिति। इसकी इन्होंने कहा कि इसकी सिफारिश की। फिर कहा कि सरकार जो दमनात्मक कानूनों के माध्यम से क्या कर रही है, भारतीयों पर अत्याचार कर रही है, उसको खत्म किया जाए। और साथ ही इन्होंने कहा कि कपास पर लगने वाले शुल्क को खत्म किया जाए और नमक कर में भी कटौती की जाए। श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाया जाए और मजदूर संघ की सुरक्षा की जाए। हम देखते हैं इन स्वराज्यों के वजह से ही भारतीय राजनीति में पहली बार भारतीयों को क्या मिला, संसद बनने का सौभाग्य मिला। स्टूडेंट, जो भारतीय थे पहली बार, जो अभी आप संसद देख रहे हैं, यह जो है अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें तो स्वराज्यों के कारण ही भारत में पहली बार संसद बने हैं, है ना। तो ये याद रखेंगे आप। और 25 में विठल भाई पटेल को क्या किया जाता है स्टूडेंट, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट था जो कि स्वराज्यों के कारण ही संभव हुआ। और 1923 में हम देखते हैं नगर पालिका और स्थानीय निकायों के चुनाव हुए। इसमें कई जगह के मेयर चुनाव जो है हमारे नेता जो हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के नेता, वह जीत गए। देखिए कैसे, कलकत्ता के मेयर बने CR दास, देख लीजिए। अहमदाबाद के मेयर बने विठल भाई पटेल, पटना के राजेंद्र प्रसाद, और लखनऊ के जो है इलाहाबाद के जो है वह जवाहरलाल नेहरू जो है मेयर बने। तो यह स्वराज्यों की सफलता थी। यहां तक आपने देख लिया। लेकिन एक चीज और बतानी थी, सब चीज ठीक जा रहा था, लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट, पार्टी पे संकट भी आया। ये संकट क्या था, अनफॉर्चुनेटली CR दास जी की मृत्यु हो जाती है 16 जून 1925 को। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद हम देखते हैं कि स्वराज दल जो था उसका जो स्ट्रेटजी था उसमें चेंज आता है, और यह भी 2 गुटों में बढ़ जाता है। जो लोग चुन के आए थे उनमें से कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, हम सरकार को सहयोग करें, और कुछ लोग जो थे वह सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं थे, सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं थे। और हम देखते हैं इसमें एक्सट्रीमिस्ट, मतलब जैसे कि कुछ लोग का कहना था कि नहीं, हम जो है अपने हिंदू संगठनों और इन सब चीज़ों को लेकर के जो है हम सरकार से ज़्यादा बार्गेनिंग कर सकते। तो ये 2 धड़ों में जो है स्वराज पार्टी बढ़ जाती है। और एक चीज़ और हुई कि मोतीलाल नेहरू जो कि इसके प्रमुख लीडर थे, वह भी क्या होता है स्टूडेंट, उनको भी जो है सेना का भारतीयकरण के लिए एक समिति बनाई जाती है, स्क्रीन समिति, उसका उनको अध्यक्ष दे दिया, का पद दे दिया गया। उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इधर CR दास नहीं रहे और उधर मोतीलाल नेहरू जो उधर चले गए। और पार्टी में ही विचारों को लेकर के हम क्या देख रहे हैं, 2 तरह का विभाजन है। एक सरकार का समर्थक बन गया, एक सरकार को क्या कर रहा है, बाइकआउट कर रहा है। तो इसी के कारण इनकी शक्ति छीन हो गई। जिस तरह से असहयोग आंदोलन के विफल होने के बाद गांधी जी का डाउनफॉल हुआ और स्वराज दल उभरा, उसी तरह स्वराज पार्टी के विफल होने के बाद फिर से गांधी जी का क्या होगा, उभार देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। स्वराज पार्टी तो आप लोगों ने देख लिया। अब आपको जो बताना रह गया है वह है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का आगमन 1927-28 में, 27 में इसका गठन हुआ, 28 में यह साइमन कमीशन भारत आता है। अब ये समझिए कि साइमन कमीशन आया क्यों। आपको मालूम है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी उसमें कि इसकी जांच के लिए 10 साल के बाद एक कमेटी को बनाया जाएगा। लेकिन वहां पे जो रेडिकल पार्टी की सरकार थी उसने सोचा कि इलेक्शन होने वाला हो सकता है, हम रहे नहीं, तो उन्होंने 2 साल पहले ही जो है एक समिति नियुक्त कर दी। इसे ही हम साइमन कमीशन कहते हैं। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में है इस कमेटी को गठित किया गया और इनको कहा गया कि जाइए आप भारत। ये 7 सदस्यीय समिति थी और इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, श्वेत कमीशन कहा गया है। स्टूडेंट 11 दिसंबर 27 होगा यहाँ पे, ठीक ना, 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में जो है एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और इस सर्वदलीय सम्मेलन में भारत की जितनी भी पार्टी हैं, चाहे वह मुस्लिम लीग हो जाए, चाहे हिंदू महासभा हो जाए, चाहे कांग्रेस हो जाए, चाहे कोई सी भी पार्टी हो जाए, सारे लोगों ने ये एक मुश्त कहा कि हम लोग क्या करेंगे, साइमन कमीशन का बहिष्कार करेंगे क्योंकि इसमें हमारे कोई भी भारतीय नहीं है। और 27 दिसंबर 1927 को ही मद्रास में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता किसने की, M.A. अंसारी ने की और इन्होंने कहा कि नहीं, साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा।
तो जो हमारी सबसे बड़ी पार्टी है वो भी तैयार है, और सर्वदलीय सम्मेलन में तो बात हो ही गई थी। फरवरी 1928 में आयोग मुंबई पहुंचा। फरवरी 1928 में कहां पहुंचता है? मुंबई पहुंचता है। जब ये मुंबई पहुंचता है स्टूडेंट, तो चारों तरफ इसे काले झंडे दिखाए गए, और काले झंडे तो दिखाए ही गए। तारीख है, तारीख में लिख देती हूँ, 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा, और यहाँ पे चारों तरफ क्या किया स्टूडेंट? साइमन गो बैक के नारे लगाए गए इस समय। इसके बाद हम देखते हैं कि कई जगह पर साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा था। अगर आप बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू को भी क्या करनी पड़ी? लाठियां खानी पड़ी जब वह इसका बहिष्कार कर रहे थे। इसी तरह लाहौर में भी जो है लाला लाजपत राय काफी बीमार थे, लेकिन वह भी क्या विरोध के लिए उतर पड़े थे, और उन्हें जो है ब्रिटिश जो सिपाही थे उन्होंने उन्हें इतनी बर्बरता से पीटा था डंडों से कि उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि कुछ दिन में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने मृत्यु से पहले एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था लाला लाजपत राय ने कि मेरे ऊपर जो लाठियां गिरी हैं या जिनसे प्रहार किया गया है, वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील जो है यह साबित होंगी। किसने कहा था? ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसका भारत में जहां भी ये लोग गए वहां पर इनका बहिष्कार हुआ स्टूडेंट। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में साइमन कमीशन का एक अपना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए लगातार कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिससे लगातार भारत में राष्ट्रवादी भावना जाग रही है, और लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूत हो रही है। लगातार जो है जो अंग्रेजों का जो भेदभावपूर्ण नीति है, या जो हमेशा से वो बायस्ड रहे हैं, उनकी वो नीतियां खुलकर सामने आ रही हैं। तो साइमन कमीशन भी, इसका भी बहुत मेजर योगदान रहता है। नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं हम। अब साइमन कमीशन जिस समय आया था, उसी समय जब भारत में चारों तरफ बहिष्कार हो रहे थे, तो उस समय जो रेडिकल पार्टी थी उसी के एक सदस्य थे स्टूडेंट, भारत सरकार में जो है ये सचिव के पद पे थे सरकार में, और इनका नाम था लॉर्ड बर्किनहेड। क्या नाम था? लॉर्ड बर्किनहेड, मैंने लिखा होगा। इन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग हर चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप एक ऐसा संविधान बना के दिखाइए जिसपे आप सभी एक मत हो। ये भारतीयों को क्या थी? एक खुली चुनौती थी। और ऐसा इन्होंने क्यों कहा? देखिए, भारत जो है, भारत में विभिन्न अलग अलग तरह के धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग खान पीन है, अलग अलग संस्कृतियां हैं यहाँ पर, और कई सारा तरह के इन सब चीजों के होने के बावजूद हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, और हैं भी हम भारतीय। लेकिन इनको, अंग्रेजों को ये बड़ा ये था, क्योंकि उन कई दिनों से ये सांप्रदायिक क्या कहते हैं, एक तरह से जहर तो ये घोल ही रहे थे, तो इनको ये था कि ये मानेंगे नहीं, इनका डिस्प्यूट आपस में ही हो जाएगा, तो इसलिए इन्होंने चैलेंज किया कि चलिए आप बना के दिखाइए। लेकिन भारतीय भी कम करामाती नहीं है, सारे भारतीय एक हो जाते हैं जब समय आता है, तो सारे भारतीय अपना डिस्प्यूट हटा करके क्या हुए? एक हो गए स्टूडेंट। और कांग्रेस के अलावा एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन में हम देखते हैं हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, खिलाफत समिति, भारतीय ईसाई और कांग्रेस उदारवादी दल जितने थे सभी शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो चैलेंज हो गया, इस पे क्या हो, इस पे मिलते हैं हम लोग। और फरवरी 1928 में दिल्ली में क्या होता है? प्रथम एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है जिसमें 29 दल शामिल होते हैं, और इसमें इनकी एक योजना बनती है। इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। इनको संविधान बनाने के लिए कहा गया था ना, इन्होंने कहा ठीक है बनाएंगे, और ऐसा बनाएंगे जिसमें जो गवर्नमेंट होगी वो हमारे प्रति जवाबदेह भी होगी। तो इन्होंने इस बात को, चैलेंज को स्वीकार किया। 11 मई 1928 को मुंबई के दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में, कहा हुआ? मुंबई में, ये दिल्ली में, मोतीलाल जी की अध्यक्षता में क्या हुआ स्टूडेंट? एक 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई जिसमें संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। यही था नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट भी अपनी पेश करेगी, इनकी रिपोर्ट आप देख लें। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने 28 अगस्त, डेट याद रख लेंगे, 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, और इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख सिफारिश थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दीजिए, यानी अधिराज्य स्टेट, यानी कि हम आपके अंदर जो है शासन कर रहे हैं, हमें अपना शासन चलाने का अधिकार दीजिए। इन्होंने ये मांग की।
और इसके साथ ही इन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदन, जो केंद्र है उसमें 2 सदन होंगे, और विधानमंडल होगा जिसमें मंत्रिमंडल जो होगा वह उत्तरदायी होगा, है ना। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल जो है उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसकी स्थिति मात्र जो है संवैधानिक मुखिया भर की रहेगी, ज्यादा एब्सोल्यूट उसको शक्ति नहीं देनी चाहिए हमें। और साथ ही इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक आधार पर जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जा रही है इसको हम स्वीकार नहीं करते, इन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया। और साथ ही इन्होंने कहा, इन्होंने नागरिकता को परिभाषित किया और इसमें कहा कि मूल अधिकार का प्रतिपादन पहली बार यही हुआ था, है ना, भारत में, और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की थी। ये था आपका नेहरू रिपोर्ट, जिसमें डोमिनियन स्टेट को की मांग की गई, साथ ही जो है एक संघ की मांग की गई जिसमें द्विसदन हो, जिसमें मंत्रिमंडल उत्तरदायी हो, और साथ ही इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल जो है आपका वह क्या नहीं होना चाहिए, वह सिर्फ मुखिया भर ही रहना चाहिए, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कीजिए, और साथ ही सांप्रदायिक निर्वाचन जो आप मांग रहे हैं वो हम नहीं देने वाले, नागरिकता के साथ मूल अधिकार को भी परिभाषित किया गया। ये था आपका नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट जब इन्होंने पेश की तो इसमें आपको मैंने बताया मुस्लिम लीग और सारे लोग आ गए थे, लेकिन इसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र को तो माना नहीं गया था, तो जिन्ना जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस जो थी जिसमें बहुत सारे यंग लीडर थे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, कई लीडर थे, उन्होंने कहा कि फिर डोमिनियन स्टेट नहीं, डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, इन्होंने ये मांग कर दी। और नेहरू रिपोर्ट पर चूंकि डिस्प्यूट काफी हो रहा था तो कलकत्ता में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसमें स्वराज और डोमिनियन पर जो है काफी चर्चा हुई, और गांधी जी ने जो है इसमें एक हल निकाल दिया। गांधी जी ने कहा कि नहीं रुकिए, अभी हम एक हल निकालते हैं, और गांधी जी के हस्तक्षेप से ही यह मामला खत्म हुआ। क्या हल निकाला, बड़ा शानदार हल निकाला इन्होंने। गांधी जी ने एक प्रस्ताव लाया और कहा सरकार को कि देखिए 1 वर्ष, सिर्फ 1 साल का समय देते हैं आपको, है ना, ये चेतावनी दी, और कहा कि सिर्फ 1 साल का चेतावनी है, या तो ये नेहरू रिपोर्ट मान लीजिए आप, अगर आप नेहरू रिपोर्ट नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो है अगर आपने हमें नेहरू रिपोर्ट को नहीं स्वीकार किया, डोमिनियन स्टेट का हमें दर्जा नहीं दिया, तो अब कांग्रेस उसके बाद पूर्ण स्वराज से कम किसी भी चीज पर नहीं मानेगी। ये साफ कर दिया किसने, गांधी जी ने। ये एक बड़ा चेंज हो गया, है ना। इन्होंने कह दिया कि स्वराज जो हम डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए नेहरू रिपोर्ट से अगर नहीं मानेंगे 1 साल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम पूर्ण स्वराज अपना लक्ष्य घोषित कर देंगे। ये था नेहरू रिपोर्ट। क्या डिस्प्यूट हुआ ये मैंने आपको बता दिया। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई, गांधी जी ने जो हल निकाला ये बड़ी अच्छी बात थी। अब क्या है, जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला है, बहुत बड़ी बात नहीं है। नेहरू रिपोर्ट में मैंने बताया कि जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग थी उसको माना नहीं गया था, तो जब नहीं माना गया तो जिन्ना उससे वॉकआउट कर गए और उन्होंने कहा कि हम 14 सूत्री मांग रख रहे हैं। अब इनकी 14 सूत्री मांग क्या थी ये सुनिए। इन्होंने कहा कि पहले तो मुसलमानों को क्या दीजिए, पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दीजिए, साथ ही केंद्र और प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 सीट जो है वह आरक्षित कर दीजिए, उनका प्रतिनिधित्व हो ये सुनिश्चित कीजिए, और साथ ही मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों का पुनर्गठन कीजिए, और राज्यों की सभी सेवाओं में मुसलमानों के लिए पदों का आरक्षण कीजिए। यही थी जिन्ना की 14 सूत्री मांग। वैसे तो 14 पॉइंट्स है, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो मैंने आपको बताया। तो ये था हमारा अब तक की क्लास का सारा मामला, और यहाँ पे आपकी क्लास खत्म हुई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। मेरी मेहनत जो है शायद आप लोगों को लगे कि हाँ सवारत हुई हो, क्योंकि मैंने इस पे बहुत मेहनत की, कोशिश किया है कि आप लोगों को आसान भाषा में और सारी चीज़ें समझाई जाए। इसीलिए अगर क्लास पसंद आती है स्टूडेंट तो आप क्या करें, लाइक तो कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही क्या करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए कि हाँ शाइस्ता मैम की क्लास हो रही है। और साथ ही अगर पसंद आता है तो कमेंट करने में आप लोग बहुत कंजूस हैं, कमेंट भी कीजिए। और साथ ही क्या करेंगे, जो चैनल आपको फ्री सर्विस दे रहा है उसको क्या करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आप अब चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। खिलाफत हो गया, असहयोग हो गया, अब हम इन तीनों पे बाद में आएंगे। यहाँ देख ले, चौरी चौरा आपको पढ़ा दिया, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट तक हो गया, और 14 का इसमें प्लस 14 सूत्री मांग भी मैंने पढ़ा दिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। पढ़िए अच्छे से, घबराइए नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
घबराने की जरूरत ही क्या है, घबराना नहीं है आप लोग को क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है स्टूडेंट। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे और चीज़ें बेहतर समझ में आ रही होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।